स्टडी सक्सेस स्टडी। आज आप लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th। केमिस्ट्री क्लास 10th का 2018 का पेपर्स 2018 के पेपर्स में केमिस्ट्री पोर्शन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक केमिस्ट्री के पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए, अ compound X on heating with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y। एक X कंपाउंड है जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करने पर Y कंपाउंड बन रहा है और X आल्सो रिएक्ट विथ सोडियम मेटल एंड इवोल्व एक कलरलेस गैस, और सोडियम मेटल से रिएक्ट करके एक कलरलेस गैस निकालता है जो Z है। हमें आइडेंटिफाई करना है X, Y एंड Z। राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ Y एंड आल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द रिएक्शन। तो X हीट करने पर Y बन रहा है, तो X कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पर देखिए, X जो है एथेनॉल है। एथेनॉल C2H5OH, इसे हम एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पर C2H5OH को हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। इस एथेनॉल को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करने पर यह अनसेचुरेटेड में चेंज हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। CH2CH2 प्लस H2O बनता है। इसके दौरान हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह X एलिमेंट क्या है? एथेनॉल है। X जो एलिमेंट है वह एथेनॉल है। और जो Y बन रहा है यह क्या है? यह एथीन है। इसमें देखिए 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के लिए एथेन, और एथेन में हम यानी प्लस कर देंगे, एथीन हो जाएगा। तो यहाँ पर Y जो बन रहा है वह एथीन है। C2H4 इसका फार्मूला है। और जो कलरलेस गैस निकल रही है वह कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल है वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, जिसमें कि H2O का फॉर्मेशन होता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री मार्क्स क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स। Decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light and electricity। देखिए, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में या तो वह हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, या लाइट के या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करना है, इक्वेशन लिखना है जिसमें हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, या लाइट के प्रेजेंस में हो, या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। तो देखिए, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर कंपाउंड। तो यहाँ पर CaCO3 है, हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है CaO और CO2 में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट
ब्रेक डाउन होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसमें से एक इक्वेशन लिखना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 2FeSO4 to heat by heating to form Fe2O3 SO2 and SO3। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ लीड नाइट्रेट है 2PbNO3 ट्वाइस, हीट करने पर PbO प्लस 4Na2 प्लस O2 बन रहा है। तो ये तो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें से हमें केवल एक लिखना है। और यहाँ पर देखिए सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, यहाँ पर देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में, या 2AgBr ब्रेक डाउन हो रहा है Ag यानी सिल्वर और ब्रोमीन में। इन दोनों में से एक इक्वेशन लिखना है। और यहाँ पर वाटर का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, वाटर ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का, ये हिंदी है और यहाँ पर ये इंग्लिश आर करके है। इसमें से एक एक क्वेश्चन बारी बारी से देखते हैं। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है NaOH का, इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन टेस्ट ट्यूब। और उस NaOH में हम लोग क्या डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, जिंक ग्रेनुल्स। व्हेन द कंटेंट आर वार्म, जब कंटेंट वार्म हो जाता है, गैस इवॉल्व, गैस निकलती है, इज बबल्ड थ्रू अ सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। यानी सोप सॉल्यूशन जैसा एक गैस बबल्स निकलता है जब हम NaOH में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जिंक डालते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब डिटेक्ट द गैस। और इसका हमें रिएक्शन लिखना है। नेम द गैस विच बी इवॉल्व व्हेन सम सेम मेटर रिएक्ट विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए सोडियम जिंकेट बन रहा है, यहाँ पर जिंक है Zn, AZn 2NaOH, 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ बन रहा है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है यहाँ पर। यह यहाँ पर देखिए राइट है, थोड़ा सा कट गया है तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है जिंक 2NaOH 2Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब कैसे हम पता करेंगे कि हाइड्रोजन कैसी है वो। When a burning splinter is brought near the gas, it burns with a pop sound। तो अगर हम उस गैस के पास बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं या बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो वह पॉप साउंड निकालता है, आवाज़ आती है पॉप साउंड की, और वो गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। यहाँ पर देखिए आर करके क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द pH ऑफ साल्ट यूज टू मेक अ टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा इज 14। उस साल्ट का pH 14 है जिससे कि टेस्टी पकौड़ा बनाई जाती है। आइडेंटिफाई द साल्ट, उस साल्ट का नाम बताना है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट फॉर्मेशन एंड लिस्ट एनी टू यूजेस, टू यूज भी बताना है इसका। तो जिससे पकौड़ा बनाया जाता है वो साल्ट क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। यस
जो NaHCO3 है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, इसे हम क्या करते हैं कि ब्राइन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट, यानी NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O ये ब्राइन हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस अमोनिया पास कराते हैं NH3, तो बन जाता है NH4Cl, और क्या बनता है NaHCO3 NaHCO3 बन रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए बन रहा है आपका NaCl प्लस H2 यानी ब्राइन हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास हो रही है, अमोनियम क्लोराइड साल्ट बन रहा है, और NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, जिससे कि टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाए जाते हैं। इसका यूज क्या है, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से बेकिंग पाउडर बनता है, एंड एज इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, इसका इस्तेमाल एंटासिड के रूप में भी करते हैं, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड है जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर देखते हैं क्यों पुअर कंडक्टर होते हैं। इसलिए पुअर कंडक्टर होते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। कार्बन कंपाउंड फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड, या ये कह सकते हैं कि डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, ये कार्बन कंपाउंड आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं, या डू नॉट हैव चार्ज पार्टिकल, यानी इस पर चार्ज पार्टिकल आयंस नहीं होते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वही करता है जो चार्ज होता है, आयंस होते हैं। नेक्स्ट है, write the name of the structure of saturated compound in which the carbon atoms are arranged in the ring। हमें सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है जिसमें कि कार्बन एटम रिंग के रूप में अरेंज होते हैं, और गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और उस कंपाउंड में कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ये बताना है। तो नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो इसका स्ट्रक्चर कई हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये साइक्लोहेक्सेन है, ये जो साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर 6 कार्बन रिंग फॉर्म में अरेंज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इससे हाइड्रोजन जुटा हुआ क्योंकि और सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पूछ रहा है, तो कार्बन के बीच देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच देखें तो टोटल 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच देखें तो 2 4 6 8 10 12 है, यानी टोटल बॉन्ड 18 है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 12 और कार्बन कार्बन के बीच 6, यानी टोटल जो बॉन्ड है वह 18 है। यह साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के अलावा हम लोग साइक्लोप्रोपेन भी कर सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन हुआ या फिर साइक्लोब्यूटेन हुआ, ठीक है। तो हम कई एग्जांपल इसका देख सकते हैं। अब साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पर ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होगा C, और यहाँ पर फिर कार्बन जो है कि ऐड हो जाएगा। उसी तरह से जो है साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हिंदी में पढ़ना है तो इसको भी स्टॉप करके पॉज करके आप देख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेटोर्स,
यानी कार्बोनेट ओर से। देखिए 3 तरह के मेटल होते हैं, एक हाईली रिएक्टिविटी मेटल, मिडिल रिएक्टिविटी मेटल और लेस रिएक्टिविटी मेटल। इसमें हमें एक्सट्रैक्ट करना है प्योर मेटल को मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज से और उसके कार्बोनेट ओर से। तो कार्बोनेट ओर से, तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप्स है इसमें कार्बोनेट ओर से। कार्बोनेट ओर्स में पहले हम ओर्स को ऑक्साइड ओर में, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं, जिसे हम कैल्सिनेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप कैल्सिनेशन है, जिसमें से हम कि उसको कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज कर देते हैं। फिर उस ऑक्साइड ओर को कार्बन से या किसी अदर मेटल से हम रिडक्शन करते हैं और फिर प्योरीफाई कर देते हैं। तो 3 स्टेप में हमें ये मेटल हम लोग निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर से कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय द केमिकल इक्वेशन, ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का हमें लेवल डायग्राम भी शो करना है। तो कैसे सल्फाइड ओर से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉपर सल्फाइड ओर से हम कॉपर निकालने के लिए पहले उस सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। क्योंकि हम जब पहले ऑक्साइड ओर में चेंज कर लेंगे ना, तो आसान हो जाएगा कॉपर मेटल प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2Cu2S है। 2Cu2S का मतलब यहाँ पर 2Cu2S का मतलब है कि ये सल्फाइड ओर है, कॉपर पायराइड भी बोल सकते हैं। ये ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये Cu2O बनता है, यानी कार्बोनेट ओर मिल जाता है, कॉपर ऑक्साइड ओर मिल जाता है, कॉपर ऑक्साइड मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट होता है। फिर इसी कॉपर ऑक्साइड को, इस कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम उस ओर से यानी Cu2S से जब हम रिएक्ट कराते हैं, तो हमें कॉपर मेटल मिल जाता है। तो इस तरह से हम सल्फाइड ओर से रोस्टिंग प्रोसेस से पहले उसे ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं, पहले ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं, फिर इसके बाद ये ऑक्साइड ओर है, फिर इसी ऑक्साइड ओर को फिर से हम इस के साथ रिएक्ट कराकर हम ये कॉपर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। लेवल डायग्राम पूछा है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग का, किस तरह से हम कॉपर मेटल का रिफाइनिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बीकर होता है, ठीक है, ये बीकर है और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना रहा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाया गया है, कैथोड और एनोड। कैथोड मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, एनोड मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज है, और इसको जो है कि हम बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये Cu बनता है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है। कॉपर आयन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण निगेटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाता है, और फिर से जब सॉल्यूशन में जब ये कॉपर की कमी होती है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगाया गया है, सॉरी हम बताना भूल गए कि जब इलेक्ट्रोड लगाया गया है वह ये प्योर मेटल का पतला इलेक्ट्रोड है, प्योर कॉपर मेटल का, और यह इम्प्योर कॉपर मेटल का मोटा इलेक्ट्रोड है। इम्प्योर कॉपर मेटल का है, दोनों कॉपर का है, लेकिन ये इम्प्योर कॉपर का है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वह इम्प्योर कॉपर का है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यह इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है। यह थिन होता है, यह थिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर जो है सेपरेट जब होगा, ये देखिए यहाँ पर, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर इस इम्प्योर इलेक्ट्रोड से कॉपर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और इस सॉल्यूशन में फिर कॉपर सल्फेट बनेगा, फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा Cu+ और SO4- में,
फिर Cu प्लस जो है इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता है, धीरे धीरे जो है कि ये पूरा का प्योर मोटा हो जाता है, प्योर मेटल प्योर कॉपर इकट्ठा होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। शायद इस बार ये लेसन रिमूव हो गया है, यानी 2023 में 2023 की बात करें तो 2023 में ये लेसन रिमूव हो चुका है। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल has been evolved through the early attempt of the Dauvergne, Newlands and Mendeleev list advantage and one limitation of the three attempts। यानी इसमें डॉवर्नियर, न्यूलैंड्स और मेंडेलीफ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, और नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। और उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जो कि वो शो किया कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बताना है। ये देखिए यहाँ पर डॉवर्नियर ट्रायस है। डॉवर्नियर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। तो यहाँ पर इनका ये डॉवर्नियर ट्रायड्स किसको कहते हैं पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो एलिमेंट नोन थे उस समय, डॉवर्नियर ने क्या किया कि वो तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, उसी को ट्रायड्स कहते हैं। जैसे एक ट्रायड्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जो लिथियम का मास होता है वह 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो यहाँ पर ये एक ट्रायड्स बन गया। इस ट्रायड्स में इन्होंने बताया कि जो मिडिल एलिमेंट का मास है वह अदर 2 एलिमेंट के मास के एवरेज के बराबर होता है। अगर हम एवरेज निकालना चाहें अदर 2 एलिमेंट यानी लिथियम का और पोटेशियम का, तो 39 और +7 अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है 46। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आता है आंसर 23, यानी कि 23 जो कि मिडिल एलिमेंट के मास के बराबर है। तो ये ट्रायड्स है, लेकिन इन्होंने ये इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये केवल 3 ट्रायड्स ही बना पाए थे। लिमिटेशन इनका है डॉवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स। अच्छा, इसके बाद न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल था। इनमें क्या था कि इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया और अरेंज 8 ग्रुप के एलिमेंट को अरेंज किया, और इस तरह से अरेंज किया कि एवरी 8th एलिमेंट एक ग्रुप में आ जा रहे थे, और एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी। जैसे एक एलिमेंट को यहाँ अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद जो 8 है तो इस ग्रुप में आएगा 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 नीचे आ जाएगा, और इस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहती है। ये एडवांटेज है इनका न्यूलैंड्स लॉ का, यानी एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट फर्स्ट। एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मिलती है। जैसे इसमें लिथियम, अगर फर्स्ट लिथियम है तो 8th एलिमेंट क्या होगा सोडियम, तो सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। लिमिटेशन क्या है कि ये जो है कि जितने भी एलिमेंट थे वो सब को अरेंज नहीं कर पाए थे। इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, केवल कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए थे, यानी ओनली 56 एलिमेंट को अरेंज किए थे। थर्ड है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिव ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इसका एडवांटेज एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप्ड and he predicted the existence of new elements that had not been discovered at that time। यानी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट जो सभी एलिमेंट को अरेंज किया और कुछ एलिमेंट के लिए उन्होंने गैप छोड़ दिया, और उस एलिमेंट के लिए जो गैप छोड़ा था तो वो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, और वास्तव में ऐसा देखा गया कि जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो ये इसमें यहाँ पर गैप में फिट हो गया, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। ये इनका एडवांटेज है। एंड लिमिटेशन क्या थी, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का इन्होंने पोजीशन फिक्स नहीं बताया।
हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में ही इन्होंने नहीं बताया। और एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन द रेगुलर मैनर। इन्होंने सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, लेकिन ये इनका यहाँ पर लिमिटेशन हो गया कि कुछ एलिमेंट को रेगुलर ऑर्डर में नहीं रख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ये किसने बताया? ये हेनरी मोजले ने बनाया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a student added a few pieces of aluminum metal to the test tube A and B containing the aqueous solution of iron sulfate and copper sulfate। यानी दो टेस्ट ट्यूब है, एक में क्या है कि आयरन सल्फेट है यानी FeSO4 है, दूसरे में क्या है कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, और उसमें क्या डाला गया है? एल्युमिनियम डाला गया है, एल्युमिनियम दोनों में डाला गया है। फिर कह रहा है कि इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट सी एडेड द आयरन मेटल टू द अनदर टेस्ट ट्यूब C and D containing aqueous solution of aluminum sulfate and copper sulfate। यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 थ्राइस और कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट में इस बार एल्युमिनियम न डाल करके आयरन डाला गया है Fe दोनों में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब A, B, C और D। टेस्ट ट्यूब A और B में एल्युमिनियम रखा गया है, C और D में आयरन रखा गया है। अच्छा, पहले में आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, यानी पहले टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट है FeSO4, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, तीसरे में एल्युमिनियम सल्फेट है और चौथे में कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो Fe है इसमें एल्युमिनियम जो है कि Fe को रिप्लेस कर देगा, और इसमें भी एल्युमिनियम कॉपर को रिप्लेस करेगा। इसमें आयरन है जो कि एल्युमिनियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, इन विच टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब विल शो ऑब्जर्व कलर चेंज। कलर किसका चेंज होगा? जो डिस्प्लेस कर देगा उसी कलर चेंज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट दिस मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड वाई। कौन सा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और क्यों? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन टेस्ट ट्यूब A, B और D विल ऑब्जर्व कलर चेंज, क्योंकि A, B और D में जो भी रिएक्ट हो रहा है उस साल्ट से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। और एल्युमिनियम, इसमें एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा? एल्युमिनियम, बिकॉज इट डिस्प्लेसेस आयरन, जिंक एंड कॉपर। ये तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से आयरन को, आयरन सल्फेट में से आयरन को, जिंक सल्फेट में से जिंक को और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को यह डिस्प्लेस कर सकता है। इसीलिए जो है कि जो C टेस्ट ट्यूब में रखा गया है उसमें आयरन और एल्युमिनियम सल्फेट है, जिसमें से आयरन लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, इसलिए आयरन एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में डालते हैं तो क्या होता है? राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम ऑफ द रिएक्शन इन दिस केस। इसमें हमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन का दिखाना है। देखिए यहाँ पर
सोडियम सल्फेट Na2SO4 है और बेरियम क्लोराइड BaCl2 है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम साल्ट बनता है। BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट यानी वाइट PPT बनेगा इसका, वाइट PPT। तो यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है क्योंकि इसमें 2 बार रिएक्शन हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे तो ये बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।